नमस्कार, आप सबों का तहे दिल से स्वागत है आज के अभ्यास की इस कड़ी में, जहां हमारा विषय है ज्योग्राफी। आज हमने ह्यूमन ज्योग्राफी पर एम्फेसिस दिया है और आपके सवाल के लिए जो जनरल नेचर के जो क्वेश्चंस हैं या फिर फिजिकल ज्योग्राफी के अगले ज्योग्राफी के अंक में हम जरूर लेंगे। हमें श्रोताओं के सवाल जो आते हैं उससे हमें ये उम्मीद होती है कि वो कंपटीशन के मिजाज के हों, और अगर आप इस कार्यक्रम में हर एपिसोड में जो आप हमें सवाल भेजते हैं वो अगर वैसे ही हों क्वालिटी के, तो हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट नॉलेज से भरपूर हो जाता है। सभी परीक्षार्थी जो YouTube पर इस प्रोग्राम को बार बार सुन सकते हैं, उन्हें भी ये हेल्प करे। आज की इस कड़ी में जो हमारे साथ हैं वो हैं हमारी आज के एक्सपर्ट, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ की डॉक्टर संघमित्रा शील आचार्य। मैम, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार और धन्यवाद विनीता जी, मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके श्रोताओं के जो सवाल हैं मैं उनके बारे में बताऊं। सबसे पहले तो आप इसी कंफ्यूजन को दूर करें कि आप सेंटर ऑफ सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ से अटैच्ड हैं और विषय हमारा ज्योग्राफी है, ये कैसे होता है? जी, बहुत अच्छी शुरुआत की है। आमतौर पे हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो भूगोल है, जो ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट है, उसमें हम सिर्फ नदी, पेड़, नाले, तालाब, इनकी बातें करते हैं। लेकिन जब आप ज्योग्राफी का स्कोप देखें एज अ डिसिप्लिन, इसका स्कोप बहुत बड़ा है और दो ब्रॉड कैटेगरीज में हम आमतौर पे इसको बांटते हैं। एक तो फिजिकल ज्योग्राफी हो जाता है जिसमें हम बात करते हैं नाले, नदी, पहाड़ों की, और जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसमें हम भूगोल से जुड़े हुए, भू से जुड़े हुए हर प्राणी के बारे में, चल और अचल दोनों ही तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं पृथ्वी पर, उनकी बात करते हैं। सारा कंफ्यूजन हमारा आपने दूर कर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत आमतौर पर हम करते हैं एक्सप्लेनर सेगमेंट से, तो आइए सुनते हैं एक्सप्लेनर सेगमेंट, जिसे पेश करेंगे राकेश बसीन। बाढ़ शमन में बाढ़ के पानी की गतिविधियों का प्रबंधन और नियंत्रण शामिल है, जैसे बाढ़ की दीवारों, समुद्री दीवारों, बाढ़ के द्वारों, बांधों और निकासी मार्गों के उपयोग के माध्यम से बाढ़ के बहाव को पुनर्निर्देशित करना। गैर संरचनात्मक उपाय लोगों और संपत्ति को जोखिम वाले क्षेत्रों से हटाकर नुकसान को कम करते हैं। इनमें एलिवेटेड स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी बायआउट, स्थायी स्थानांतरण, जोनिंग, उपखंड और बिल्डिंग कोड शामिल हैं। बाढ़ की रोकथाम और शमन का अध्ययन 3 स्तरों पर किया जाता है। व्यक्तिगत संपत्तियां, छोटे समुदायों और पूरे कस्बों या शहरों पर बाढ़ शमन में शामिल संरचनाएं हैं। लेवेस, लेवी एक तटबंध है जिसका निर्माण इंजीनियरों द्वारा मिट्टी और पत्थर जैसे कार्बनिक पदार्थों से किया जाता है, ताकि एक विशिष्ट स्थान जैसे आबादी वाले स्थानों में मुक्त बहने वाले पानी से आने वाली बाढ़ को रोका जा सके। बाढ़ की दीवारें, बाढ़ की दीवारों का निर्माण कंक्रीट या स्टील जैसी सामग्री से किया जाता है, ताकि बाढ़ के पानी के प्रवाह को नियंत्रित किया जा सके और बाढ़ को रोका जा सके। भरण एक भूमि क्षेत्र है जिसे आमतौर पर अतिरिक्त बाढ़ के पानी को रोकने और मानव संरचनाओं को बाढ़ से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए एक लेवी के पीछे खोदा जाता है। बांध लेवी के विपरीत इस संरचना का प्राथमिक उद्देश्य पानी को बनाए रखना है, न कि बाढ़ के पानी का प्रबंधन करना। एक बांध जल विद्युत का उत्पादन कर सकता है और साथ ही बनाए रखने वाले दरवाजे खोलकर और बंद करके जल स्तर को नियंत्रित कर सकता है। जलाशय, बांध के निर्माण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न मानव निर्मित झीलें नदी के बहाव को धीमा कर सकती हैं। तल के खुरदरापन को कम करना, शमन की ये विधि नदी के तल को चिकना करती है, जिससे नदी तेजी से प्रवाहित होती है और बाढ़ की संभावना कम होती है। धारा चैनलों का बदलना, ये रणनीति नदी के तल के खुरदरापन को कम करने के समान है। ये अतिरिक्त रूप से नदी के तल में एक वी बनाता है। थैंक यू राकेश। तो ये था हमारा आज का एक्सप्लेनर सेगमेंट, और अब वो सवाल जो हमें प्राप्त हुए हैं व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, और कुछ हमने प्राप्त किए हैं abhyas.ai@gmail.com के ईमेल आईडी पर। पहला सवाल है वो है शोएब का। हेलो, माय नेम इज शोएब एंड माय क्वेश्चन इज व्हाट इज एन ऑक्सबाउ लेक? शोएब, थैंक यू, बहुत अच्छा सवाल किया है। फिजिकल ज्योग्राफी से सीधा जुड़ा हुआ ये सवाल है और हम आमतौर पे स्कूल में ही इसे पढ़ लेते हैं
हैं, हमें समझाया जाता है। ऑक्सबो लेक दरअसल एक ऐसा इवेंट होता है नदी की जिंदगी में, जब वो प्लेन्स पे आकर बहना शुरू करती है, उसका प्रवाह जो है वो कम हो जाता है, जिसके कारण मियांड्रिंग बहुत होती है, नदी का मोड़ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और उस मोड़ की वजह से कई बार एक मोड़ पे ऐसा हो सकता है कि प्रवाह की कोई भी गुंजाइश ना बचे। वो जो मोड़ होता है वो इरोशन के कारण, सॉइल इरोशन के कारण लॉक हो जाता है। आमतौर पे डिपॉजिट्स होते रहते हैं, तो पानी की निकास की कोई भी रास्ता नहीं बचता है। तो वो जो सी शेप में जो पानी नदी का टुकड़ा अलग हो जाता है नदी से, वो ऑक्सबो के तौर पे जिंदा रहता है तब तक जब तक कि पानी उसका सूख नहीं जाए या वो मार्शी लैंड जैसे ना बन जाए। तो नदी के प्रवाह से वो हट जाता है, उसमें कोई पेरिनियल सोर्स नहीं होता है पानी का। आमतौर पे मैदानी हिस्सों में ये पाया जाता है। अब हम अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। ये अनम है जयपुर राजस्थान से, और ये पूछती हैं, मेरा नाम अनम है और मेरा सवाल ये है, शहरी भूगोल क्या है? मैंने जैसे आपको शुरू में बताया कि फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी दो ब्रॉड कैटेगरीज है। ह्यूमन ज्योग्राफी के तहत ही अर्बन ज्योग्राफी को हम लाके देखते हैं, और वो इसलिए कि विद इन ह्यूमन ज्योग्राफी शायद जो शहरीकरण हो रहा है, जो शहरों से जुड़ी हुई ह्यूमन ज्योग्राफी के तहत मानव के बारे में समझने की जो बातें शहरीकरण से, शहरों से जुड़ी हुई होती है, उसे हम अर्बन ज्योग्राफी के नाम से समझते हैं। शहरों के बारे में, शहरों में क्या प्रक्रियाएं हैं, इंडस्ट्री है, लोग किस तरह के रहते हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। अब हमारा तीसरा सवाल वो है उत्तराखंड से प्रिया कुशवाहा है। मेरा सवाल है कि केंद्रीय स्थान सिद्धांत क्या है? प्रिया जी, ये सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और शायद हमें आज के संदर्भ में और भी इंटरेस्टिंग बन जाता है ये सवाल, क्योंकि इससे हम मार्केट प्लेस, जो हमारी ज़िंदगी में मार्केट का रेलेवेंस हो गया है, स्पेशली अगर आप ये जो प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो सेंट्रल प्लेस थ्योरी हमें दरअसल ये बताती है कि किसी भी चीज़ का जब हम मार्केट से जुड़ाव करते हैं, 2-3 चीज़ें हैं जो उसको प्रभावित करती हैं। कौन सी ऐसी जगह जो होगी वो सेंट्रल होगी मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ से आपको रॉ मटेरियल मिलता है वो कंज्यूमर तक कैसे आप पहुँचा सकते हैं, और उनके 3 जो पॉइंट्स होते हैं, जहाँ आपको कंज्यूमर मिलेगा, जहाँ आपको रॉ मटेरियल मिलेगा, जहाँ से आपको ट्रांसपोर्टेशन की गुंजाइश बनेगी, और उसके 2-3 रूल्स होते हैं जिसके तहत ये माना जाता है कि एक जो सेंटर है जिसके थ्रू आप कमोडिटी को मार्केट करते हैं, वो शायद 3 दिशाओं में जा सकता है। दूसरा होता है फिनोमेना जिसके तहत 5 दिशाओं की बात की जाती है, और क्रिस्टलर ने इसे फॉर्म किया था, थियरिस्ट जिनका नाम क्रिस्टलर है। छोटे और सिंपल तरह से मैं यही बता सकती हूँ। अगला सवाल बिहार से है, और मैं आपको ये बता दूं कि बिहार, राजस्थान, इन सब जगह में ये प्रोग्राम बहुत पॉपुलर है, तो सवाल बहुत आते हैं। तो ये सवाल पटना से है। ओम प्रकाश प्रजापति, पटना बिहार से। चिकित्सा भूगोल स्वास्थ्य और कल्याण के भूगोल से किस प्रकार भिन्न है? बहुत बहुत शुक्रिया इस बात को लाने के लिए हमारे डिस्कशन में, क्योंकि एक तरफ हम मेडिकल ज्योग्राफी अगर समझना चाहें तो इसके तहत आमतौर पे हम जो हेल्थ केयर सिस्टम है, हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स के साथ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर है, इन फैसिलिटीज के जरिए किस तरह से चिकित्सा को हम आम आदमी तक मुहैया करा सकते हैं, उसके डिफरेंट प्रणाली हो सकती हैं। लेकिन जब हम ज्योग्राफी ऑफ हेल्थ या ज्योग्राफी ऑफ वेलबींग की बात करते हैं तो वो इस सिस्टम से थोड़ा सा और एक्सपैंड किया जाता है, और वो इस तरह किया जाता है कि हम डिजीजेस की बात कर सकते हैं, एपिडेमिक्स की बात कर सकते हैं, पैंडेमिक जो अभी भी शायद लटका हुआ है उसकी बात कर सकते हैं। बेसिक डिफरेंस ये हो जाता है स्कोप के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेडिकल जैसा कि नाम ही बताता है, चिकित्सा से जुड़ी हुई बहुत ही क्लोज, और वेलबींग और हेल्थ थोड़ा सा बड़ा है कि क्या कारण हो सकते हैं उन प्रॉब्लम्स के या उन मेडिकल कंडीशंस के, उसकी भी बात की जाती है जब हम हेल्थ ज्योग्राफी की बात करते हैं। उसको ज्योग्राफी ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग भी कई बार कहा जाता है। मतलब इतने सारे सेगमेंट्स हैं, मतलब एक एक सब्जेक्ट इतने डाइवर्सिफाइड हैं कि हर कुछ अलग अलग पढ़ना होता है, जानना होता है, और ये सारी चीजें उन्हें, स्पेशली दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उन्हें इन सब चीजों को जानना ही चाहिए। तो ये जो सवाल है बड़ा ही छोटा सा है। मेरा नाम दिवाकर है। मेरा सवाल यह है
कि उपनगरीकरण क्या है? दिल्ली के आसपास ही आप देखिए, जहां आप मेन सिटी से बाहर निकलना शुरू करते हैं, जो हिस्सा मेरे ख्याल थोड़े समय पहले गांव था या ग्रामीण क्षेत्र के तौर पर जाना जाता था, एडमिनिस्ट्रेटिवली भी सोशली भी, वहां पे जब आप बोलते हैं सबर्ब है जी, ओके, हाँ, वहां पे जब बिल्डिंगें बनना शुरू हो जाती हैं जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अर्बन होती हैं, शहरों जैसी होती हैं, और वो इसलिए भी होता है कि जो शहर के भीतर के, ये कहिए कि जो लैंड वैल्यू है, जब हमारे रीच के बाहर चली जाती है तो हम बाहर की लैंड वैल्यू पे एक्सेस करने लगते हैं, शहर का एक्सपेंशन होने लगता है। उन स्थानों पे जब हम रेसिडेंशियल यूनिट्स क्रिएट करते हैं, रेसिडेंशियल यूनिट्स की फैसिलिटीज क्रिएट करते हैं, तो वो प्रोसेस होता है सबर्बनाइजेशन का, और सबर्ब्स उससे डेवलप होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सवाल जवाब ये सब तो चलता रहेगा, ये सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं। तो आमतौर पर तो हम अपने गेस्ट के पसंद का गीत सुनते हैं, लेकिन आज पता नहीं क्यों मेरा दिल कर रहा है, किशोर कुमार का एक बहुत ही प्यारा सा गाना है जो बड़ा ही मोटिवेशनल भी है, इसी कार्यक्रम में प्ले भी किया था। आई एम श्योर आपको भी बहुत पसंद आएगा। आ चल के तुझे मैं ले गया। जी, बहुत सुंदर गीत है ये। आइए सुनते हैं इस गाने को। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे, चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे। कभी धूप खिले कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। जहाँ दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए, जहाँ दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, सपनों में पली हंसती हो कली, जहाँ शाम सुहानी ढले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। सपनों के ऐसे जहां में, जहां प्यार ही प्यार खिला हो,
हम जाके वहाँ खो जाएं, शिकवा न कोई गिला हो, कहीं बैर न हो कोई गैर न हो, सब मिल के यूं चलते चले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले। वेलकम बैक फ्रेंड्स, बातें चल रही है कार्यक्रम अभ्यास में और हमारे साथ हैं हमारी आज की एक्सपर्ट डॉक्टर संघमित्रा शीलाचार्य, जो कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से हैं। और अब श्रोताओं के भेजे सवालों के दूसरा जो चरण है उसमें कुछ सवाल हमारे पास जो बचे हैं उसको हम जरूर लेंगे। और ये सवाल है शिवराज का, मुरैना मध्य प्रदेश से, और ये सवाल करते हैं। मेरा नाम शिवराज है, मैं मुरैना एमपी से हूँ। मेरा सवाल ये है, पर्यावरण नियतिवाद क्या है? फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी को कहीं ना कहीं ये सवाल कनेक्ट भी करता है। जब हम एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की बात करते हैं तो अक्सर ये माना जाता है, पर्यावरण और मानव की जो रिलेशनशिप हम देखते हैं तो ये माना जाता है कि पर्यावरण ही हमारी जो मानवीय क्रियाएं हैं उनको डिटर्मिन करता है, उनके कारण उनको प्रभावित करता है। डिटर्मिन करने के उस सेंस में कि अगर बारिश पड़ गई तो हम घर के भीतर आ जाएंगे, बारिश पड़ गई तो हमारी फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। ये मान के चला जाता है कि एनवायरनमेंट के जो भी कंडीशंस होते हैं वो हमारे जीवन पे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से उस पे उनका इम्पैक्ट होता है। लेकिन ग्रेजुअली इसको चेंज भी किया गया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मानव भी एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकता है। अच्छा। तो वो उसको पॉसिबिलिज्म के तौर पे माना जाता था। उसी को आगे बढ़ाते हुए ये भी कहा गया कि कहीं ना कहीं दोनों का एक मेल होना चाहिए, एक मध्यम मार्ग होना चाहिए कि जहाँ पे कुछ चीज़ें तो एनवायरनमेंट डिटर्मिन कर सकता है, लेकिन उस डिटर्मिन करने की प्रक्रिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मानव भी क्रिएट कर सकते हैं। डैम्स एक बहुत रेलेवेंट एग्जाम्पल होता है उस पर। लेकिन उस पर कनेक्ट जो मेरे ख्याल से टेलर ग्रिफिथ ने, हम ऑस्ट्रेलियन जोग्राफर है, उन्होंने समझाने की कोशिश की थी कि अगर ये जो जोड़ बनता है, ये जो कनेक्ट होता है, इसका बैलेंस नहीं किया गया तो आपको मालूम है डैम्स फ्लड्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो उस बात को उन्होंने बहुत अच्छे से बताया था इसी संदर्भ में, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के संदर्भ में। अगला सवाल है यूपी से गुलशन यादव का, प्रयागराज से, और ये सवाल है, कृपया फॉल्स के प्रकार को समझाएं और ड्रेनेज सिस्टम के प्रकार पर रोशनी डालें। फॉल्स का जो प्रकार होता है ये मेरे ख्याल फिजिकल ज्योग्राफी की तरफ ले जाता है हमको, और अर्थक्वेक से बहुत हद तक जुड़ा हुआ है। जो सिस्मिक एक्टिविटीज भूगर्भ में होती हैं, अर्थ क्रस्ट के नीचे जो एक्टिविटीज होती हैं, उनके कारण जो क्रस्ट में उथल पुथल मचती है उसके वजह से फॉल्ट होते हैं। एक तो बहुत नॉर्मल फॉल्ट होता है कि जब एक लेयर दूसरे लेयर के नीचे चली जाती है, उसका जो रिवर्सल हुआ कि वो लेयर ऊपर चली गई तो वो रिवर्स फॉल्ट माना जाता है। दूसरा एक होता है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि जो एंगल है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वो भी एक अलग किस्म का रिवर्स फॉल्ट की तरह ही होता है, लेकिन उसको हम एक दूसरा नाम देते हैं। स्प्लिट लाइन फॉल्ट भी होता है जहाँ पे दोनों क्रस्ट जो होते हैं, जो लेयर होते हैं सरफेस के, वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। जी, ओवरलैप कर जाते हैं। तो ये एक अलग चौथे किस्म का फॉल्ट होता है। मेरे ख्याल से दूसरा सवाल, ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम को हम आमतौर पे नदियों और नदियों की जो ट्रिब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, उनसे जोड़ते हुए देखते हैं। बहुत तरीके ये होते हैं कि मेन रिवर से कनेक्ट करके उनकी जो डिस्ट्रीब्यूटरीज हुई टुवर्ड्स, जब वो ओशन में मिलने जाती है, और पहाड़ों से जब वो ट्रिब्यूटरीज निकल के आती है, मोटा मोटा ड्रेनेज सिस्टम हम इस तरह से समझ सकते हैं। उसके ह्यूमन ज्योग्राफी के रेल्म्स होते हैं, जब ह्यूमन कंट्रीब्यूशन होता है ड्रेनेज क्रिएट करने में, वाटर फ्लो फॉर ह्यूमन यूज शहरों में अगर यूज करने के कॉन्टेक्स्ट में, और उसका कॉन्टेक्स्ट लगभग नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम से ही निकल के आता है, आज की सीवर लाइन फॉर एग्जाम्पल। अब जो सवाल है वो नागपुर से, और
ये पूछती हैं, मेरा नाम मिलन उपाध्याय है, मैं नागपुर से बोल रही हूँ। मेरा एक सवाल है जो मैं पूछना चाहती हूँ। व्हाट इज रिवर पायरेसी? बहुत अच्छा एग्जाम्पल जिसको हम सरस्वती नदी के तौर पे हम लीजेंडरी रिवर जो सरस्वती है, टेक्निकली अगर हम समझे तो ये होता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय पे ये होता है कि कुछ नदियाँ अपना जो बेड होता है, नदी एक वैली में फ्लो करती है, तो नीचे की समतल भूमि पे जब कुछ प्रभाव पड़ते हैं इन्हीं क्रस्ट के मूवमेंट से, तो रिवर अपना जो बेड होता है जिसमें वो फ्लो करती है वो छोड़ के दूसरे नदी के बेड में बहना शुरू कर देती है, तो उसका अपना जो होता है वो गुम हो जाता है और इसलिए हम कहते हैं कि नदी लुप्त हो गई। सरस्वती नदी जो है हम कहते हैं कि वो पहले बहती थी, अब नहीं बहती है, उसका बहुत ही लाइव एग्जाम्पल है आज के कॉन्टेक्स्ट में हमारे संदर्भ में। अच्छा, तो बेसिकली ये चोरी नहीं है, लुप्त हो गई। लुप्त हो जाए, चोरी शायद इसलिए कहते हैं कि किसी और नदी के बेड में जाके बहना शुरू कर देती है, वो एक तरीके से उसके साथ मर्ज कर जाती है। जी, तो बिल्कुल, बिल्कुल। लोगों को ये नहीं पता होता कि अब वो अलग से पायरेसी इज नॉट राइट वर्ड। अब एक सवाल और है, तो ये सवाल भी एक रेगुलर हमारी लिसनर है निवेदिता, और उनका सवाल है, My name is Nivedita and I am from Plammu district of Jharkhand. My question is, what are the various classifications of cloud? Along with this, please tell me something about the Meteorological Department of India. निवेदिता जी, मेघों के बारे में तो मेरे ख्याल ज्योग्राफी ने इतनी इंटरेस्टिंग बातें कही हैं कि कवियों को भी प्रभावित करा है मेघों ने। बहुत ब्रॉडली अगर हम कहें, जिस तरह के उनके शेप होते हैं क्लाउड्स के, उस पे उनका वर्गीकरण किया जाता है, जिसमें कि एक है जो सिरस कहा जाता है, क्यूमुलस कहा जाता है। क्यूमुलस जो गोल गोल बर्फ के गोले जैसा लगे, बालों के लच्छे जैसा लगे, या स्ट्रेटस जो लेयर्स के जैसे दिखे। तो उनके शेप पे ये 3 वर्गीकरण मेन होते हैं। और फिर हाइट के ऊपर की अगर 2000 फीट के नीचे है तो उसे एक तरह की कैटेगरी में डालते हैं। फिर 2 से 6000 हो सकता है मीटर, 6000 से ऊपर मीटर में होते हैं तो उन्हें सबसे ऊपर के हाई क्लाउड्स बोलते हैं, मीडियम मिडिल क्लाउड्स एंड लो क्लाउड ऐसे बोला जाता है। जी। और फिर उनके कॉम्बिनेशंस होते हैं, शेप और हाइट के मुताबिक उनके कॉम्बिनेशंस भी होते हैं। आई एम श्योर हमको मालूम है निवेदिता जी, आपको भी पता होगा कि भाप से, पानी से कैसे जब हम सूरज की गर्मी से इवेपोरेट होता है तो ऊपर जाके एक्यूमुलेट होता है, कंडेंस होता है, इकट्ठा होता है और फिर क्लाउड्स के फॉर्मेशंस होते हैं। मैम, इस कार्यक्रम की एक ज़बरदस्त हाईलाइट ये होती है कि इसमें हम 2 सेगमेंट्स, हमने एक्सप्लेनर सेगमेंट सुना, लेकिन अब एक और सेगमेंट है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है और ये 10 पॉइंट्स में आता है। इस सेगमेंट को कहते हैं फैक्ट फाइल। तो हम फैक्ट फाइल अभी सुनेंगे, उसके बाद फिर मुखातिब होंगे अपने दोस्तों से। प्रौद्योगिकी की सीमाएं। फ्रंटियर प्रौद्योगिकियां संभावित रूप से विघटनकारी प्रौद्योगिकियां हैं जो बड़े पैमाने पर चुनौतियों या अवसरों का समाधान कर सकती हैं। आधुनिक प्रौद्योगिकी के विकास में फ्रंटियर प्रौद्योगिकी अगला चरण है। ये वो चौराहा है जहां कट्टरपंथी अग्रगामी सोच और वास्तविक दुनिया के कार्यान्वयन मिलते हैं। फ्रंटियर औद्योगिकों ने कृषि, विनिर्माण, सेवाओं में व्यापार, अनौपचारिक और औपचारिक क्षेत्रों को जोड़ने और घरेलू परस्पर संपर्क के माध्यम से समृद्धि के नए मार्ग खोल दिए हैं। उनके पास सरकारी प्रशासन और सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में सुधार करने की अपार संभावनाएं हैं। ब्लॉकचेन अनिवार्य रूप से लेन देन का एक डिजिटल बही खाता है जो उस ब्लॉकचेन को बनाने वाले कंप्यूटर सिस्टम के पूरे नेटवर्क में वितरित किया जाता है। हर बार जब कोई लेन देन होता है तो उस लेन देन का एक रिकॉर्ड प्रत्येक प्रतिभागी के बही खाते में जोड़ दिया जाता है। ये पारदर्शिता, दक्षता और सुरक्षा के लिए अनुमति देता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी LOT रोजमर्रा की वस्तुओं, फ्रिज से कारों तक में एम्बेडेड कंप्यूटिंग उपकरणों के इंटरनेट को संदर्भित करता है जो उन्हें डेटा भेजने और प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। एक्सटेंडेड रियलिटी यानी XR ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी के लिए एक कैच ऑल टर्म है।
ऑगमेंटेड रियलिटी एक इमर्सिव तकनीक है जिसमें वास्तविक दुनिया में आभासी वस्तुओं को मढ़ा जाता है। फैक्ट फेल के बाद दोस्तों हम फिर हाजिर हैं कार्यक्रम अभ्यास, आपका फेवरेट। और इस कार्यक्रम में अब हम आपको थोड़ा सा एक जेंटल सा रिमाइंडर दे दें आगामी परीक्षाओं के बारे में। परीक्षाओं के बारे में जानकारी हमें दे रही हैं दीपमाला। नाबार्ड ग्रेड ए भर्ती परीक्षा 7 सितंबर को आयोजित की जाएगी। तमिलनाडु शिक्षक भर्ती बोर्ड 10 से 15 सितंबर तक शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर 1 परीक्षा आयोजित करेगा। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा मेंस 2022 16, 17, 18, 24 और 25 सितंबर को आयोजित की जाएगी। थैंक यू दीपमाला। और एग्जाम्स की तैयारी हो रही है, लेकिन एक सवाल मैम हमेशा ही लिसनर्स पूछते हैं और हर विषय पर वो ये जानना चाहते हैं कि स्पेशली एक लिसनर ने, इन्होंने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन ये सवाल बुक्स पर है। मार्केट्स में तो बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं ज्योग्राफी के मीडियम में, लेकिन आपसे मुझे जानकारी लेनी है कौन से बुक बेस्ट हैं सभी इंडियन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। देखिए आजकल तो इंटरनेट के जरिए बहुत कुछ जान जाते हैं, फिर भी एक प्रॉपर गाइडेंस फ्रॉम एन एक्सपर्ट इज डेफिनेटली अ वेलकम थिंग। सवाल जरूरी भी हो जाता है कि जैसा आपने कहा इंटरनेट पे तो बहुत सारी बातें मिल जाती हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक सोर्सेज है उन्हें देखना भी बहुत जरूरी होता है। ज्योग्राफी का जहाँ तक सवाल है, और जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी तमाम सारे फील्ड्स हैं। फिजिकल ज्योग्राफी में जैसा कि पर्टिकुलरली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से माजिद हुसैन साहब की फिजिकल ज्योग्राफी की किताब है जो बहुत ही सिंपल तरीके से लिखी गई है और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई है। ये सारे सवाल जो आपने शेयर किए आज के श्रोताओं के, उन सारे सवालों का जवाब वहाँ मिल सकता है जो फिजिकल ज्योग्राफी से जुड़े हुए। सोशल ज्योग्राफी जो एक और विधा है ह्यूमन ज्योग्राफी की, उसके बारे में समझने के लिए एजाज अहमद की किताब है, वो पढ़ सकते हैं। और भी गूढ़ किताबें जो जनरल ज्योग्राफी की बात कर सकते हैं, OH के स्पेट है, RL सिंह साहब की किताब है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी की अगर आप बात करें तो शर्मा एंड कुटिन्हो है। शुम्पीटर इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है, पर ज्योग्राफी के लिए बहुत ही अच्छी किताब है। तो कहने के लिए बहुत सारी किताबें हैं जो हम कर सकते हैं। पॉपुलेशन ज्योग्राफी एक बहुत इंपॉर्टेंट विधा है जो शायद कहीं ना कहीं आज के स्टूडेंट्स पॉपुलर विधा भी है। उसमें तारा कानितकर और आशा भिंडे की किताब है जो बहुत ही बेसिक और सिंपल तरह से लिखी हुई है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंटरेस्टिंग किताब है। MK प्रेमी है जो सोशल डेमोग्राफी पे बहुत सारी ज्योग्राफी का फील्ड ये भी है। कहने का मतलब ये कि ज्योग्राफी इस कदर वाइड स्कोप है कि उसका हर सब ग्रुप जो सब ब्रांच है वो खुद अपने आप में एक डिसिप्लिन के तौर पे डेवलप हो गया है। आप हमारे लिसनर को एक ऐसा टिप दे दें जो एग्जाम के पहले जो एक एंजाइटी होती है या फिर कोई तैयारी में ऐसे कुछ इजी कोई ऐसा टिप आपके पास हो तो। हम कितनी भी तैयारी कर लिए वो एंजाइटी हमेशा रहती है। जरूरी ये हो जाता है कि सोए जरूर अच्छे से और सोने से पहले आंख बंद करके एक बार याद कर लें कि आपने क्या क्या पढ़ा है। तो जो अच्छे से याद किया उसी को आप कोशिश करें रिवाइज करने की, आंख बंद करके एक बार याद करिए ताकि जब आप सुबह लिखना शुरू करें तो वो आपका दुरुस्त तरह से। पिछले अंक में डॉक्टर सुनीता रेड्डी ने जो सवाल उनसे पूछा था उस सवाल का सही जवाब दिया है जो कि दिल्ली से ही है, प्राणु प्रिया। अब मुझे ऐसा लगता है कि आप भी हमारे जो लिसनर्स हैं जो एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करें उनसे एक सवाल जरूर पूछें। मैं आपके श्रोताओं से पूछना चाहूंगी, अगर वो फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी का भेद समझ पाए हैं तो 2 बिंदुओं में उस भेद को बताएं आप। सही जवाब का हम जरूर इंतजार करेंगे। 7 सितंबर तक ईमेल करें आप abhyas.ainews@gmail.com पर या फिर व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर आपके इस सवाल का जवाब वो हमें जल्द से जल्द भेज दें। और इस नोट पर हम इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे कि आप अपना हौसला, अपना अभ्यास हमेशा जारी रखें, सफलता आपके कदम चूमेगी। और अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय हम फिर हाजिर होंगे। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा इस पर जो हम सब्जेक्ट लेने जा रहे हैं अगले अंक में वो होगा संस्कृत का। अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय हमारे लिसनर्स इस कार्यक्रम का इंतजार करेंगे। तब तक के लिए मुझे यानी विनीता को दे इजाजत। मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद विनीता जी मुझे आमंत्रित करने के लिए।